नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कुकराल नदी के संबंध में बैठक की गई है। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह बैठक में मौजूद रहे। मंडलायुक्त रोशन जैकब के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बैठक में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह बैठक में मौजूद रहे हैं। मंडला आयुक्त रोशन जैकब के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। मंडला आयुक्त रोशन जैकब के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं इस बैठक में। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। इस बैठक के जरिए कोशिश कि विकास कार्य ठीक तरीके से चले और किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना सामने आए, इसको लेकर दिशा निर्देश विभागों को जहां एक तरफ दिए गए हैं, तो वहीं अधिकारियों से जानकारी भी ली गई है कार्यों को लेकर कि किस तरीके से कार्य चल रहे हैं। तो सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से खास ये बैठक और कुकरेल नदी के संबंध में ये बैठक हुई है। महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई विभागों के अधिकारी इसमें शामिल रहे। क्या कुछ अपडेट है इस बैठक से जुड़ी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें आज जो राजधानी लखनऊ है वहाँ कुकरोल नदी है उसके पुनरुद्धार के लेकर के बैठक थी। जिस पर लेकर के चर्चा हुई किस तरीके से नदी को फिर जीर्णोद्धार किया सकता है, किसमें फिर एक बार उसको काम में लाया जा सकता है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है 15 दिन के अंदर पूरी इसका सर्वे कराया जाए। सर्वे में देखा जाए कि जो है नदी है उसका जलस्तर कहाँ तक है, साथ ही साथ उसको कैसे जीवंत किया जा सकता है, साथ ही साथ आसपास की आबादी क्या है। क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट सफारी की मंजूरी कुकरेल में दी थी और ये वही नदी है जो कुकरेल जंगल के बीच में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब नाइट सफारी बनेगी तो वहाँ पर जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था भी बेहद ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो शहर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर पानी की व्यवस्था करने के लिए, साथ ही साथ आने वाले भविष्य जो है उसके लिए अभी से तैयारी करने को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो लखनऊ है वो सिर्फ 2 नदियों पर जीवंत है। एक गोमती नदी है, दूसरा जो इंदिरा नहर डैम है उस पर है। और दोनों में से अगर कोई भी कहीं ना कहीं समस्या होती है तो पानी की समस्या राजधानी लखनऊ के लोगों को होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी से ही विकल्प खोजे जाने लगे हैं। साथ ही साथ सई नदी जो लखनऊ की है, जो लखनऊ से होकर गुजरती है, उसको भी जीवन करने को लेकर के मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर विकास विभाग, साथ ही साथ अगर बात करें सिंचाई विभाग समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर काम शुरू करिए और बेहतर परिणाम दीजिए। जी बिल्कुल, और देखिए अब किस तरीके से परिणाम अच्छा लाते हैं अधिकारी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जुटी बीजेपी। आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू। मिशन 80 की तैयारी में जुटी बीजेपी। साइबर योद्धाओं के जरिए मिशन में बीजेपी जुटी हुई है। तो आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है मिशन 80 का। लोकसभा चुनाव है 2024 में और इसके लिए उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की कब्जा कर पाए भारतीय जनता पार्टी। यही कोशिश है, जहां पर पिछली बार प्रदर्शन खराब रहा उसको चिन्हित किया गया है ताकि उन सीटों पर खास मेहनत करके वापस वहां की सीटें भी जीती जा सकें। ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और 80 में 80 का लक्ष्य की तैयारी हो रही है। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं।
अश्विनी, देखिए क्या कुछ अपडेट, आज से अभियान की शुरुआत हो रही है, इस अभियान की क्या कुछ बारीकियां रहेंगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से इसके लिए बहुत पहले से तैयारी हो रही थी और जो साइबर योद्धाएं हैं उनके लिए हाल ही में वर्कशॉप भी हुई। और देखिए किस तरीके से पूरा ये अभियान रहेगा, जन जन तक पहुंचने की जो कोशिश है उसमें क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के 9 साल के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल के होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किए गए काम को उन्होंने गिनाया था। 9 साल में कौन कौन से बड़े 9 फैसले लिए उनको गिनाया, साथ ही साथ जनता के हित के लिए कौन से बेहतर कदम सरकार की ओर से उठाए गए, इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं वर्णन किया। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है, क्योंकि 1 साल से भी कम समय का वक्त बचा है, क्योंकि मतलब मई के महीने में ही कार्यकाल पूरा होगा, तो ऐसे में उससे पहले ही चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर के बाकायदा भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। आज से जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले से इसके काम कार्य योजना बनाई गई थी और आज उसको जमीन पर उतारा जाएगा। साथ ही साथ जो IT सेल है उसको भी लेकर के कल एक कार्यशाला हुई थी, उस दौरान बताया गया था कि किस तरीके से IT सेल को काम करना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावशाली चुनावी दौर होता है, उस दौरान IT सेल ही भाजपा की होती है। हालांकि तमाम अन्य विपक्षी पार्टियों की IT सेल है, लेकिन बहुत कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिकती नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के कल बताया गया था। और आज एक बार फिर इस महाअभियान की शुरुआत होगी, तो जो उनके साइबर योद्धा होंगे उनको अब लगाया जाएगा कि किस तरीके से कोई विपक्षी मुद्दा उठाते हैं कैसे जवाब देना है, कैसे उनको ट्रोल करना है, किस तरीके से उनको बैकफुट पे लाना है। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हुई थी कल, और आज कहीं ना कहीं उसका अमली जामा है वो पहनाया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए इस अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, किस तरीके से इस अभियान में आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना होगा। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, जहां भाजयुमो की कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण, जहां भाजयुमो के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 10:15 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी, महत्वपूर्ण ये बैठक, जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में ये बैठक, और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और लगातार मंथन किया जा रहा है रणनीतियों को लेकर, और इसी सिलसिले में आज भी महत्वपूर्ण ये बैठक रखी गई है, जहां इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति की, क्योंकि ये बैठक है, तो अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, तेजस्वी सूर्या मौजूद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए हमारे साथ। अश्विनी, भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आज, क्या कुछ विषय रहेगा चर्चा का? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, उसकी कार्य समिति की बैठक है आज। इस बैठक के दौरान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के जो युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। इस दौरान भूपेन्द्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव होंगे, वो पास किए जाएंगे। साथ ही साथ कैसे किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से चुनावी मोड में आना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक युवाओं का है, और युवाओं को अगर वो भारतीय जनता पार्टी जोड़ लेती है तो निश्चित तौर पर 2024 की जो नैया आसानी से पार हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं युवा मोर्चा सबसे बड़ा सहारा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव हुए, देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा बात करें, अगर जब सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी उस दौरान भी युवा मोर्चा ने काफी संघर्ष किया था, जिसका फायदा चुनावी समय में मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। कहीं ना कहीं आज की जो बैठक होगी, आज जो कार्य समिति की बैठक है, वो कहीं ना कहीं लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में अब आज जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता है उनको बताया जाएगा कि जनता के बीच कैसे जाना, जनता को कैसे उनको बताना है कि सरकार ने क्या क्या काम किया, साथ ही साथ युवाओं पर फोकस किस तरीके से करना है, युवाओं के लिए क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने किया, इन तमाम उपलब्धियों को लेकर के युवाओं के बीच जाना, इन तमाम चीजों को लेकर के आज चर्चा होगी। समापन सत्र जब होगा तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसको संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए महत्वपूर्ण ये भी बैठक रहने वाली है, इस पर भी नजर रखिएगा। और बन रही है अश्विनी आप हमारे साथ। बढ़ते आगे लखनऊ से अगली खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर का दौरा आज केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर का दौरा करेंगे। विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे केशव प्रसाद मौर्य, कई विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। निर्माणाधीन विकास परियोजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो जौनपुर का खास दौरा है केशव प्रसाद मौर्य का,
और इस दौरे के दौरान विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे केशव प्रसाद मौर्य। और इसी के साथ साथ विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी वो करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, आज केशव प्रसाद मौर्य का डिप्टी सीएम का खास दौरा जौनपुर का है, क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, जौनपुर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां समाजवादी पार्टी का पहले गढ़ था, उसको ध्वस्त करने में कामयाब हुई, लेकिन अभी भी कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़े अगर बात करें, धनंजय सिंह हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अच्छा खासा वोट पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहाँ को लेकर के रणनीति बना रही है और चुनावी मोड में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रियों को कहा गया कि वो जाकर के जिलों में प्रवास करें और उसी के तहत ये कार्यक्रम है। आज जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में आज जो डिप्टी सीएम हैं, तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें सम्मिलित होंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मंथन करेंगे, वहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि से उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब चुनाव में कम ही समय बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी आज जो है कार्यक्रम लगाने शुरू कर चुकी है और आज उसी के तहत ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जौनपुर का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, और देखिए इस दौरान वो विकास कार्यों को लेकर स्थलीय निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। यूपी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। यूपी सरकार में 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों का घटेगा कद तो कुछ मंत्रिमंडल से हो सकते हैं बाहर। अफसरों के किए की सजा विभागीय मंत्री उठाएंगे। जनता से सीधे जुड़े विभागों पर खास नजर। कई मंत्री संगठन में जाएंगे और लोकसभा की तैयारी करेंगे। मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को सांसद प्रत्याशी बनाने की भी तैयारी है। 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने में जुटी है बीजेपी। नगरीय विकास चुनाव के परिणामों का भी विश्लेषण कर रही है बीजेपी। मौजूदा 20% सांसदों का टिकट कटना लगभग तय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो जनता से सीधा जुड़े विभागों पर खासा नजर। कई मंत्री संगठन में जाएंगे और लोकसभा की तैयारी करेंगे। तो मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को सांसद प्रत्याशी बनाने की तैयारी। तो 2024 से पहले जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बीजेपी जुटी हुई है। अपडेट ले लेते हैं, अश्विनी बने हुए हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ। अश्विनी, देखिए मंत्रिमंडल पर विस्तार किस तरीके से संभावनाएं हैं, किसका टिकट कट सकता है, किसको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसको लेकर कयास काफी पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब मंथन और ज्यादा तेज हो गया है। क्या कुछ हलचल रहती है? बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं गर्म है और संभावना है पूरी कि अगले महीने जो है कभी भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा 2024 को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साथ कर ही भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। बताया जा रहा है लमसम आधा दर्जन मंत्री हैं, उनके विभागों में बदलाव हो सकता है, साथ ही साथ कुछ मंत्री उनको बाहर किया जा सकता है, कुछ नए चेहरे आ सकते हैं, कुछ पुराने जो मंत्री पिछली सरकार कार्यकाल में थे वो वापसी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इस सरकार के जो मंत्री हैं उनको संगठन में भेजा जा सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ मंत्री हैं जिनको चुनाव लोकसभा का लड़ाया जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जितिन प्रसाद की हो रही है। साथ ही साथ इसके अलावा राकेश सचान को लेकर के चर्चा हो रही है कि इन लोगों को जो है चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही साथ 20% जो मंत्री हैं उनका टिकट, माफ कीजिएगा, लोकसभा के सदस्य हैं उनका टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी इस बार, नए चेहरे वहां पर उतार सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है वो कहीं ना कहीं सोच समझ करेगी, सरकार जो सोच समझ करेगी, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव होना तो उससे ठीक पहले जो अंतिम जो है मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें जातीय समीकरणों का विशेष महत्व दिया गया था। साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या ये कहे सरकार जो भी कुछ करती है सोच समझ करती है, क्योंकि उसको पता है इसका परिणाम जो होगा चुनाव में दिखाई देगा और कहीं ना कहीं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें कई नए चेहरे दिखाई देंगे। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे लखनऊ से अगली खबर। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में बड़े फेरबदल की तैयारी। निकाय चुनाव के नतीजों से पार्टी हाईकमान नाखुश है। जातिगत सम्मेलन न करा पाने वाले प्रमुख पदाधिकारी बाहर होंगे। कई पदाधिकारियों ने सांगठनिक कामकाज में कोई खास रुचि नहीं ली है। यूपी को 6 हिस्सों में बांटते हुए 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए थे।
तो कांग्रेस अब आत्ममंथन की तैयारी में है, जहां निकाय चुनाव में प्रदर्शन से नाखुश है कांग्रेस और इसी के लिए कई पदाधिकारी ने सांगठनिक कामकाज में कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। अब उनको लेकर बड़ा फैसला भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है। आज देश भर में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, जहां लोग दूर दूर से आकर गंगा में स्नान करते हैं। बता दें कि हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको गंगा दशहरा या गंगा अवतरण भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। जम्मू के झज्जर कोटली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिरी है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस टीम रेस्क्यू में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो अमृतसर से कटरा जा रही बस खाई में गिरी है। हादसे में 10 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। तो घटनास्थल पर पुलिस टीम रेस्क्यू में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो जम्मू के झज्जर कोटली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। अतुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है, 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही, कई लोग घायल हैं। क्या संख्या घायलों की निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, 10 लोग मारे गए हैं इसमें और 75 लोग बस में सवार थे। और ये बस अमृतसर से कटरा माता वैष्णो देवी भवन के लिए जा रही थी और बताया जा रहा है कि ड्राइवर का जो बैलेंस है, गाड़ी का जो बैलेंस है, वो बिगड़ने की वजह से बस गहरी खाई में गिर गई और उसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। वहां के स्थानीय लोगों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। बिल्कुल, देखिए कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या वजह रही, कुछ सामने आया है अतुल? जी अभी सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चालक था तो उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से हाहाकार मच गई और अचानक से जो पुल से गाड़ी गहरी खाई में गिर गई और उसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। पहले 8 की संख्या बताई जा रही थी कि 8 लोगों की मारे जाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी निकल कर आई है उसमें बताया जा रहा है कि 10 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और जो बस में लगभग 75 लोग, जो 75 यात्री थे, वो उसमें सवार थे। बिल्कुल ठीक है, आप लगातार इस खबर पर नजर बना के रखिएगा अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। एमएलसी उपचुनाव से जुड़ी हुई अब बड़ी अपडेट। बीजेपी की दोनों सीटों पर जीत। बीजेपी के पद्मसेन चौधरी चुनाव जीते हैं, बीजेपी के मानवेंद्र सिंह भी चुनाव जीते हैं। बीजेपी के पद्मसेन चौधरी को मिले 279 वोट, जहां बीजेपी के मानवेंद्र चौधरी को 280 वोट मिले हैं। आज एमएलसी की 2 सीटों पर मतदान हुआ था कल, और इस मतदान के बाद शाम 5 बजे के बाद से मतगणना शुरू हुई थी और बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर कमल खिलाया है। ये बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की है अपने नाम। तो एमएलसी में पहले ही बहुमत में थी। विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर चुनाव हुआ और उन 2 सीटों पर भी बीजेपी का कब्जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने भी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी जीत गए हैं। मानवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के पद्मसेन चौधरी को 289 वोट मिले हैं। तो सपा उम्मीदवार राम
जतन जो है पीछे रह गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। तो बीजेपी की दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बधाई भी दी है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य पद हेतु संपन्न हुए उपचुनाव में डबल इंजन सरकार के प्रत्याशी श्री पद्मसेन चौधरी जी एवं श्री मानवेंद्र सिंह जी को जीत की हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विजयी दोनों सम्मानित सदस्यों का लोकनिष्ठ आचरण, कर्मठता एवं अनुभव आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में सहायक होगा। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु मंगल कामनाएं। बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी मानवेंद्र सिंह से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है बीजेपी के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह जी। मानवेंद्र सिंह जी, जीत पर क्या कहेंगे? अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को इस सदन में भेजने का कार्य किया। अपने सभी विधानसभा के सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, साथ में अपने संगठन के एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सपा ने एक ओबीसी और एक एससी प्रत्याशी उतारा था और कहा था कि उनको हराने के लिए बीजेपी काम कर रही, क्या कहेंगे? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सब लोग समझ रहे हैं कि जब उनको जीतना होता है तो वो अपने परिवार में ही पहले प्राथमिकता देते हैं। ये हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह, जो बता रहे हैं कि जब जीतना होता है तो समाजवादी पार्टी अपने परिवार के लोगों को उतारती है, लेकिन हारने वाली जगहों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे जाते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ है बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी पद्मसेन चौधरी से भी न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता इसके वाजपेयी ने खास बातचीत की है, अब वो सुनिए। हमारे साथ निर्वाचित पद्मसेन चौधरी जी। चौधरी जी, क्या कहेंगे इस जीत पर? भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक घटक के सारे विधायक, चाहे अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी के हो, सब लोगों ने हमको वोट दिया है और बड़ी जीत हासिल की है। आपको ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी सपोर्ट किया है? हाँ, किया है। हमारे नेतृत्व का कमाल है। सपा ने कम बहुमत होने के बावजूद प्रत्याशी उतारा, क्या कहेंगे? अब इनके सोच की दाद देना पड़ेगा, क्यों उतारा। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हैं पद्मसेन चौधरी, जो कि बीजेपी के नवनिर्वाचित एमएलसी हैं। वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश नेतृत्व को हम बधाई देते हैं, जिस तरीके से सभी लोगों ने उनका सहयोग किया और एक बड़ी जीत सुनिश्चित कराई। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे साथ बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स मीट में सीएम योगी ने कहा कि पीओके से आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से मुक्ति देकर भारत में हमें शामिल करो। पाकिस्तान में 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत का सबसे उपजाऊ लैंड पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ रहा है और नर्क के गर्त में गिरता चला जा रहा है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लाने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है।
लखनऊ से अब खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली स्थित यूपी भवन के कई अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। यूपी भवन नई दिल्ली में कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा। अनधिकृत रूप से यूपी भवन का कमरा अलॉट करने पर एक्शन। अनधिकृत युवक पर महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। राज्यवर्धन सिंह परमार को अनधिकृत रूप से अलॉट किया गया कमरा। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज्यवर्धन सिंह परमार। राज्यवर्धन को नियम के खिलाफ यूपी भवन में कमरा अलॉट हुआ था। राज्यवर्धन सिंह परमार एक अज्ञात महिला के साथ कमरे में रुके। 26 मई को अज्ञात महिला के साथ करीब 1 घंटे रुके थे राज्यवर्धन। अज्ञात महिला ने यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई। चाणक्यपुरी पुलिस ने 27 मई को कमरा संख्या 122 को किया था सील, जहां व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश किए गए सस्पेंड। राकेश और पारस पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।